गरीब के किचन में जादुई कढ़ी चावल। रेशमा अपने दो बच्चों राधिका और चंदू के साथ बैठी थी। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच थी। चूल्हे पर रोटी बनाने के बाद रेशमा दोनों बच्चों से कहती है, राधिका, चंदू, बेटा खाना खा लो। माँ, ये सूखी रोटी प्याज से कब तक खाएंगे? मुझे ये खाने का मन नहीं करता। हाँ माँ, मुझे भी ये नहीं पसंद। बहुत दिन हो गए मुझे कढ़ी चावल खाने हैं। आप तो बनाती ही नहीं हो। बस कभी रोटी को नमक के साथ दे देती हो तो कभी प्याज के साथ। भला सूखा सूखा बिना सब्जी के कब तक खाऊं माँ? माँ, मुझे भी कढ़ी चावल खाने हैं। बनाओ बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ। बच्चों, क्या करूं? गरीबी के बिछौने ने ऐसा लपेटा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन नमक आटे के अलावा और कुछ खरीद नहीं पाती जो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊंगी जरूर। अपने बच्चों की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं तो कढ़ी चावल वाले ठेले को देखकर वो कहते हैं, भाई, ये कढ़ी चावल खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो औरत थोड़े से कढ़ी चावल उस प्लेट में छोड़ गई है। खाने चले क्या? दीदी, माँ जूठा खाने को मना करती है, पर मैं क्या करूं? मन तो मेरा भी कर रहा है, इसलिए चलो। तभी दोनों बच्चे जूठे पत्तल के खाने को चुपके से खाते हैं। तभी दुकान वाला उन्हें देखकर भगा देता है। अरे बेशरम कहीं के, फुटो यहाँ से। पैसे नहीं है गरीब कहीं के और आ जाते हैं जूठा पत्तल चाटने के लिए यहाँ पे। दीदी भागो भागो, वो अंकल तो हमें मार ही देते अब। पता नहीं हमारा कैसा नसीब है, झूठे कढ़ी चावल खाने को भी नसीब नहीं हुए। दोनों बच्चे भाग कर जा रहे थे कि अपनी माँ से टकरा जाते हैं तो उनकी माँ पूछती है कि क्यों भाग रहे हो। इसके बाद वो बच्चे सारी बात बताते हैं। ये सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बच्चों, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हारे लिए कढ़ी चावल जरूर लाऊंगी। और चुपचाप घर पर जाओ, अभी मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वो मंदिर चली जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे माता रानी, अपने भक्तों पर कोई तो चमत्कार करो। ये कैसा भाग्य है कि मैं अपने दोनों बच्चों की इच्छा को भी पूरी नहीं कर सकती, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती। आखिर इतनी गरीबी आप क्यों देती हैं? मेरे बच्चों को कढ़ी चावल खाना है, मैं कैसे बनाऊं उनके लिए? जितना भी काम करती हूँ, पैसे हाथ में नहीं आते। कुछ करो माँ, कुछ करो। ये कहकर रेशमा मंदिर का घंटा बहुत देर तक बजाती है जिससे उसके हाथों से खून बहने लगते हैं। तभी मूर्ति में से देवी माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री, और रो मत, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी स्थिति को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चों को कढ़ी चावल खिलाने के लिए एक जादुई कढ़ी चावल का पात्र दूंगी, जो कि खाली होने पर भी कभी खत्म नहीं होंगे। सदैव उसमें कढ़ी चावल रहेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे ये प्राप्त करने के लिए मुझे शुद्ध घी के हलवे का भोग लगाना होगा। उसी के बाद जादुई कढ़ी चावल के पात्र प्राप्त कर सकती हो। माता रानी, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपने जो कहा है वो मैं जरूर करूंगी। आपको भोग जरूर लगाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तत्पश्चात माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है और रेशमा मंदिर से बाहर आकर एक दुकान पर जाकर कहती है, भाई साहब, क्या मेरे लायक आपकी दुकान पर कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास। तभी रेशमा फिर से दूसरी दुकान पर पूछती है जहां उसे एक जूते की फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम मिल जाता है। अगले दिन से वो झाड़ू पोछा करने के बाद शाम को जूतों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस तरह से उसे 1 महीना बीत गया, जिसकी उसे पगार मिली और पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है और वो कहती है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। अब मैं इन पैसों से माता रानी के लिए भोग बनाऊंगी और उन्हें चढ़ाऊंगी। ये कहकर रेशमा सामान खरीद माता रानी का प्रसाद बनाती है और अपने मंदिर में उनकी आरती करती है। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी, मेरे बनाए हुए भोग को ग्रहण कीजिए। ये कहकर वो माता रानी को भोग लगाती है कि माता रानी उस भोग को पूरा खत्म कर देती है
और जादुई कढ़ी चावल के पात्र प्रदान करती है। ये देखकर रेशमा माता रानी को नतमस्तक अपने बच्चों के साथ नमन करते हुए कहती है, माता रानी, अपने जादुई कड़ी चावल को देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बच्चे जी भर के खा पाएंगे। अरे माँ, ये तो मेरा फेवरेट है। इतने सारे कढ़ी चावल ये कहाँ से आए? हाँ माँ, बताओ ना कहाँ से आए। माता रानी ने दिए क्या? हाँ बेटा, माता रानी ने हमें जादुई कड़ी चावल दिए हैं। तुम जितना भी खाओ ये खत्म नहीं होंगे। चलो चलो वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे वाह, इतने दिनों बाद तो हम कढ़ी चावल खाएंगे। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ये कहकर रेशमा अपने बच्चों को कढ़ी चावल परोसती है, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। दोबारा खत्म होने पर वो कढ़ी चावल दोबारा मांगते हैं, जिससे कढ़ी चावल का पात्र दोबारा भर जाता है। अरे माँ, आप क्यों नहीं खाना खा रही हो? आप भी तो हमारे साथ खाना खाओ। हाँ बेटा, खाती हूँ, तुम खाते रहो। अरे वाह माँ, कढ़ी चावल कितने स्वादिष्ट हैं। मुझे और दीजिए ना। हाँ माँ, मुझे भी कढ़ी चावल बहुत पसंद आए। जादुई कढ़ी चावल की बात ही कुछ और है। ये माता रानी का दिया हुआ एक प्रसाद है जो हमें खाने के रूप में मिला है। हाँ माँ। तभी तीनों पेट भरकर जादुई कढ़ी चावल खा लेते हैं और डकार मारकर कहते हैं, बस माँ, अब और खाया नहीं जा रहा, रहने दो। चलो शाम को खाना खाएंगे, तुम खेल लो। रेशमा घर के काम कर रही थी कि दरवाजे पर दो बच्चे और एक औरत हाथ फैलाकर कहते हैं, बहन जी, आपका बहुत बहुत भला हो। हमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं। घर में कुछ खाने को हो तो खिला दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। पेट में ऐसा लग रहा है कि चूहे और हाथी कूद रहे हो। अरे बेचारे बच्चे और इसकी माँ, इसमें तो मुझे अपने बच्चे और अपनी छवि नजर आती है। मैं भी कितना परेशान हुई थी। क्यों ना वो जादुई कड़ी चावल गरीब लोगों को खिलाऊं, साथ ही उसे बेच देती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और गरीब लोगों का पेट भी भर जाएगा। आइए आइए बहन जी, बच्चों अंदर आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो औरत और उसके बच्चे घर में आते हैं, जिन्हें रेशमा पेट भर कर कढ़ी चावल खिलाती है। पेट भर के खाने के बाद वो औरत कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे खाने के लिए दे दिया, और मेरे बच्चों को भी। माता रानी आपकी झोली को ऐसे ही भरे रखे। बाय बाय आंटी, कढ़ी चावल बहुत टेस्टी थे। रुको, ये मैंने पैक कर दिया है, इसे बाद में खा लेना, खराब नहीं होंगे। ये कहकर माँ और बच्चे चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रेशमा एक ठेला लगाकर उस कढ़ी चावल के पात्र में से लोगों को कढ़ी चावल बेचती है। आइए आइए, सस्ते दाम में 10 रुपए के गर्मा गर्म कढ़ी और चावल खाइए। आइए आइए। अरे वाह, आप तो बहुत सस्ते कढ़ी चावल दे रही हैं। जरा मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। लीजिए लीजिए। इस तरह सभी लोग उसके कढ़ी चावल की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जादुई कढ़ी चावल को बेचकर आए पैसों से वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और अपने लिए एक नया घर बना लेती है, और फिर वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर में 5 भाई अपनी माँ और बीवियों के साथ रहा करते थे। उनमें 2 देवरानियां प्राची और राखी का रंग काला था और तीनों जेठानियां नैना, साक्षी और बानी गोरी चिट्टी थी। इसी बात को लेकर उन पांचों में हमेशा अनबन रहती थी। अरे साक्षी बहू, जरा जाकर गंगा की गौशाला साफ कर दे, मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है। माँ जी, ये गोबर वोबर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और से कह दो। मैं किसे बोलूं? तुम लोगों को लड़ने झगड़ने के सिवा कोई और काम हो तो मैं कहूँ ना। भावना खुद ही पूरी गौशाला साफ करती है कि तभी घर के अंदर से उसकी बहू नैना और प्राची के लड़ने की आवाज आने लगती है। काली कलोटी हमेशा श्रृंगार में ही लगी रहती। अरे कभी अपने मुंह को चमकाने के अलावा इन बर्तनों को भी चमका दिया कर। बहुत हो गया जेठानी जी, आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। हाँ, मेरा रंग काला है और ये बात मैं गर्व से सिर उठाकर कहती हूँ। ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, समझी? तभी वहाँ उनकी बूढ़ी सास भावना आ जाती है। अरे तुमने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। यही बात मैं अभी बाहर साक्षी को समझा कर आ रही हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम सभी चाहती क्या हो? बंटवारा। सही कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। ये जेठानियाँ हमेशा अपने गोरे रंगों की हम पर धौंस जमाती हैं। हमेशा मुझे और राखी को काली कहकर बुलाती हैं, जैसे न जाने खुद आसमान से परियां उतर आई हों।
अरे ओ, तू काली है तो हम कहते हैं, ज्यादा बुरा मत मान। ओहो, अब चुप भी रहो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तभी शाम को भावना अपने बेटों के काम से घर लौटाने पर उन्हें सुबह घटी पूरी घटना के बारे में बता देती है। बेटा, आज सुबह जो मैंने तुम्हारी बीवियों का रूप देखा है, उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में हम लोग साथ मिलकर रह सकते हैं। मतलब ये कि अब मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। पर माँ, हम ऐसा नहीं चाहते। अरे बेटा, तुम क्या जानो, तुम्हारी लुगाइयों के साथ तो मैं ही पूरा दिन इस घर में रहती हूँ। अगर ज्यादा दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगली सुबह भावना अपने बेटों को काम पर नहीं जाने देती और अपने घर में अपने बहू और बेटों से बंटवारे की बात करती है। अब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। हाँ माँ, जरा जल्दी कीजिए, अब और नहीं रहा जाता। तो हम कौन से तड़प रहे हैं तुम्हारे साथ रहने को। ओहो, अब बस भी करो, तुम्हारे पति भी यही है, कम से कम इनकी तो लाज रखो थोड़ी। भावना पूरे घर का बंटवारा कर देती है और वो खुद घर के आंगन में रहने की बात करती है। अब अगर मैं किसी एक के साथ रहूंगी तो उस पर बोझ ही बन जाऊंगी, और अगर अलग अलग सभी के साथ रही तो जमाना यही कहेगा कि बुढ़ापे में इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए मैं घर के आंगन में ही रहा करूंगी। मेरे लिए मेरे बेटे बहू एक समान है। बंटवारा मैंने तुम लोगों का किया है, मैं तो तुम सभी के साथ ही हूँ। तभी एक बहू बोलती है, और माँ, गाय का क्या? मेरा मतलब पूरे घर की संपत्ति, एक एक चीज का बंटवारा हुआ है तो गाय पर भी तो हमारा अधिकार है ना। बिल्कुल, अब इतने बुढ़ापे में आप तो गाय का दूध कुछ कर नहीं सकती, तो गाय का भी आप बंटवारा ही कर दीजिए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला गाय का बंटवारा कैसे हो सकता है? उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है माँ? यही कि 1 महीने के 6 दिन गाय तुम सभी अपने पास रख लेना। सभी को भावना की बात समझ आ जाती है और वो उसके किए फैसले पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन महीने की 1 तारीख को राजेश, जो कि नैना का पति था, गंगा को 6 दिनों के लिए अपने घर ले आता है। गंगा, अब से 6 दिन के लिए तू हमारे ही साथ रहेगी। अरे वाह, कितनी हष्ट-पुष्ट गाय है, इसका तो दूध भी बहुत अच्छा ही होगा। हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ नैना, तुम गंगा का दूध काट लेना। जी। नैना गंगा का दूध काट लेती है। दूध काटने के बाद गंगा चिल्लाने लग जाती है। क्या है, क्यों चिल्लाए जा रही है? समझी, तुझे भूख लगी है, खाना चाहिए तुझे? चुप कर, हमेशा ही ऐसे चिल्लाती रहती, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुझे। नैना गंगा को भूखी ही छोड़कर चली जाती है। ये सारा मंजर भावना आंगन से देख लेती है और वो चुपके से गंगा को चारा खिलाने चली जाती है। इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं और अब गंगा का राजेश के पास से मुकेश के पास जाने का दिन था। मुकेश गंगा को राजेश के पास ले जाता है। हाय, मेरी गंगा को इन भाइयों की लड़ाई में पिसना पड़ रहा है। काश मुकेश इसका अच्छे से ख्याल रखे। भावना मुकेश से आस लगाई हुई थी, लेकिन वो भी गंगा का ख्याल अच्छे से नहीं रखता। बेचारी भावना ही छिप छिप कर गंगा का पेट भरवाती और उसे प्यार देती। आय मेरी गंगा, कितनी कमजोर हो गई ना तू। इन नालायकों ने तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, पर तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यूं मरने नहीं दूंगी। इसी तरह दिन पे दिन बीतते जाते हैं। गंगा एक एक कर सभी भाइयों के पास चली जाती है, लेकिन कोई भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखता। अगले 6 दिनों के बाद तो फिर से तू पराये घर की हो जाएगी, तो फिर मैं तुझे खाना क्यों दूं? अपनी बहुओं का गंगा के साथ ऐसा व्यवहार भावना को अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन भावना की बड़ी बहू नैना उसे खाना देने को आती है। लीजिए माँ जी, खाइए। आज तो मैंने आलू के पराठे और साथ में आपकी मनपसंद गंगा के शुद्ध दूध से खीर बनाई है। मुझे ये नहीं खाना है बहू, तू ले जा इसे। पर क्यों माँ जी, आपको तो ये सब बहुत पसंद था, फिर अब क्या हुआ? मैंने तुझे बोला ना। अच्छा ठीक है। नैना खाना लेकर वापस चली जाती है। भावना ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और बस भूखी प्यासी चारपाई पर पड़ी रही। ये देख उसका बेटा राजेश उसके पास आता है। माँ, क्या बात है, आज आपने कुछ भी क्यों नहीं खाया? क्या आपकी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ, तू जा यहाँ से। माँ बता ना कि क्या बात है, क्या तू मुझसे नाराज है? मैंने कहा ना जा।
तो तू जा क्यों नहीं रहा है? अच्छा माँ, जैसा आप कहें। राजेश वापस चला जाता है। भावना ऐसे ही 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाती पीती। ए जी देखिए ना, माँ तो कुछ भी खाती पीती नहीं है। इस तरह से तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप मुझे मत बोलना। जानता हूँ, पता नहीं माँ को क्या हुआ है। आप कुछ तो कीजिए। राजेश भावना के पास जाता है। माँ, आखिर बात क्या है? तू क्यों हमसे नाराज है? नाराज? मैं भला क्यों नाराज होंगी? मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है। मतलब? बताती हूँ। क्या तू अपनी इस अधमरी माँ के लिए अपने सभी भाइयों को यहाँ ले आएगा? हाँ माँ, बिल्कुल। राजेश अपने चारों भाइयों और उनकी पत्नियों को ले आता है। माँ, ये तेरी क्या हालत हो गई है? क्या राजेश भैया तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखते? मुझे बता माँ, किस चीज की जरूरत है तुझे? मैं पूरी करूंगा। बेटा, मेरी ये हालत करने में राजेश का नहीं बल्कि तुम सभी का हाथ है। कैसे? बताती हूँ बेटा। आधी तो मैं उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे बाप ने ये सफेद लिबास मुझे इनाम के तौर पर दिए थे। उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद मेरी गंगा और मेरे बेटे ही मेरा सहारा थे, लेकिन जब तुमने अपनी बीवियों के लिए एक दूसरे को भी छोड़ दिया तो फिर मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही है माँ? हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुमने मेरी गंगा को बस एक दूध देने की मशीन की तरह ही इस्तेमाल किया। क्या कभी तुम में से किसी ने भी उसे अपने घर का सदस्य माना? नहीं। गंगा तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है, जिसको खाना पानी ना देकर तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। तो मैं क्यों कुछ खाऊं या पीऊं? पर माँ, तू कहना क्या चाहती है? यही कि अगर तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी गंगा तुम पर बोझ है, तो उस तरह तो मैं भी तुम पर बोझ ही हुई ना। जिस तरह वो भूखी प्यासी रहती है, तो तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। मेरे दिल को भी उसी तरह दर्द होता है जिस तरह मुझे भूखा प्यासा देखकर तुम्हें होता है। अब समझे बेटा? मैं समझ गया माँ, सब कुछ अच्छे से समझ गया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ। भावना के सभी बेटों और बहुओं को उसकी बात समझ आ जाती है और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। हमें भी माफ कर दीजिए माँ जी। गंगा के साथ बुरे बर्ताव के लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती थी। मेरा घर कभी भी टूटने या बिखरने नहीं दूंगी मैं। इसी तरह भावना की चतुराई से वो फिर से अपने परिवार को बांध देती है। अब सभी गंगा का भी अच्छे से ख्याल रखते थे, और तो और उनमें काले गोरे को लेकर जो भी अनबन थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई और सभी एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगे।